हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, यदि कोई माननीय न्यायालय एक बार किसी अभियुक्त को जमानत का लाभ दे दे तो क्या वो बेल कैंसिल हो सकती है, उसके कौन से लीगल प्रोविजंस हैं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, सेक्शन 437 सबसेक्शन 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और सेक्शन 439 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बेल कैंसिलेशन के प्रोविजंस के बारे में बताता है। सेक्शन 437 ये कहता है कि एनी कोर्ट विच हैज रिलीज्ड अ पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 मे, इफ इट कंसिडर नेसेसरी टू डू सो, डायरेक्ट दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई न्यायालय यदि किसी व्यक्ति को जमानत का लाभ देती है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 437 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, परंतु उस न्यायालय को ऐसा महसूस होता है कि उस व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कस्टडी में भेजा जाना चाहिए, तो ऐसा जानकारी होने पर ऐसा स्वयं विवेक से वह कोर्ट कर सकती है। सेक्शन 439 का सबसेक्शन 2 सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को जमानत रद्द करने की पावर्स के बारे में बताता है। सेक्शन 439 का सबसेक्शन 2 कहता है कि ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट एनी पर्सन हु हैज रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। अभिप्राय यह है कि यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति को जमानत का लाभ देकर छोड़ते हैं, परंतु वह उनको ऐसा महसूस होता है कि यह जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था, तो ऐसा आदेश दे सकते हैं कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया जाए और उसको कस्टडी में पुनः भेज दिया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि इस बारे में कोर्ट्स की क्या पावर्स है, कौन से कोर्ट यह आदेश दे सकते हैं। तो मित्रों, यदि बेल या जमानत का लाभ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया है 437 में, तो जमानत रद्द करने का आदेश भी वही न्यायालय दे सकता है। यदि यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है तो जमानत रद्द करने का आदेश या कैंसिलेशन ऑफ बेल का ऑर्डर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ही दे सकती है। सेशन कोर्ट ने यदि यह आदेश दिया है तो यह जमानत रद्द करने का आदेश भी सेशन कोर्ट ही दे सकती है। यदि हम सामान्य रूप से जाने तो जिस न्यायालय ने जमानत का लाभ दिया है वो ही न्यायालय उस जमानत को रद्द करने की अधिकारिता या जुरिस्डिक्शन रखती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुबचन सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, एक लीडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किए कि यदि जमानत का लाभ माननीय उच्च न्यायालय ने या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है तो सेशन कोर्ट उस प्रकरण में उस जमानत को जो हाई कोर्ट ने दी है उसको रद्द करने की अधिकारिता नहीं रखती है। अब क्वेश्चन ये है कि जमानत का लाभ दिया गया है तो बेल किन आधारों पर कैंसिल की जा सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986 एक बहुत लीडिंग जजमेंट दिया और यह प्रिंसिपल प्रतिपादित किए कि किन किन आधारों पर जमानत रद्द की जा सकती है। तो पहला आधार ये बताया कि यदि एक्यूज्ड या अभियुक्त उसका मिसयूज करते हुए पुनः आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाए तो जमानत रद्द की जाती है। यदि वह इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस करता है तो भी जमानत रद्द की जा सकती है। यदि वह किसी गवाह को बरगलाने की कोशिश करता है तो भी जमानत का लाभ रद्द किया जा सकता है। यदि वह कोई साक्ष्य समाप्त करने का प्रयत्न करता है तो भी जमानत का लाभ रद्द किया जा सकता है। यदि वह किसी अन्य देश में भाग जाने का अंदेशा हो जाता है उसका, तो भी जमानत को रद्द किया जा सकता है। और यदि वह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए थ्रेट उत्पन्न करता है और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देता तो भी जमानत के लाभ को रद्द किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त यदि वह अपने आप को श्योरिटी के पास उपलब्ध करवाने से रोकता है या इन्वेस्टिगेशन के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो भी जमानत के लाभ को रद्द किया जा सकता है। प्रश्न उठता है, जमानत अर्जी को रद्द करने के लिए कौन प्रार्थना पत्र दे सकता है। तो यदि ये स्टेट केस है तो अभियोजन या सरकार की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, परंतु कुछ नए दृष्टांत यह भी कह सकते हैं कि मुस्तगिस या कंप्लेनेंट भी यह प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। यदि यह प्राइवेट कंप्लेंट पर आधारित केस है तो यह वो कंप्लेनेंट इसका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर सकता है, परंतु न्यायालय अपने स्वयं विवेक से भी ऐसा आदेश पारित कर सकती है। अब प्रश्न है कि जमानत रद्द करने का प्रार्थना पत्र को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। तो मित्रों, जिस न्यायालय ने
जमानत का लाभ दिया है उसके समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिए। उसमें सबसे पहले न्यायालय का नाम लिखें, फिर केस का टाइटल लिखें, किन धाराओं में वो केस रजिस्टर्ड है उनका विवरण दें। उसके पश्चात वो आदेश का विवरण लिखें कि जिस आदेश के आधार पर अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया गया है। फिर यह स्पेसिफिक लिखें कि अभियुक्त किस प्रकार से जमानत के लाभ को मिसयूज कर रहा है, कि जैसे वो अन्य आपराधिक गतिविधि कर रहा है, या गवाहों को बरगला रहा है, या साक्ष्य समाप्त कर रहा है, या उसके देश को छोड़कर भाग जाने का अंदेशा है। और उसके बाद यह रिलीफ या अनुतोष लिखें कि जमानत का जो लाभ दिया गया है उसको समाप्त किया जाए तथा अभियुक्त को पुनः कस्टडी में भेजा जाए। अब प्रश्न एक और महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जबकि जमानत के लाभ को रद्द नहीं किया जा सकता। तो विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों से यह सिद्धांत प्रतिपादित हुए कि यदि सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की कोई रिकवरी करनी है तो केवल इस प्रयोजनार्थ जमानत के लाभ को रद्द नहीं किया जा सकता। यदि चार्जशीट बिना किसी अन्य चार्जेस के पेश हो गई तो केवल इस आधार पर जमानत का लाभ रद्द नहीं किया जा सकता कि अब चार्जशीट प्रस्तुत हो चुकी है। यदि प्रकरण में कार्यवाही के दौरान, विचारण के दौरान कुछ गवाह हॉस्टाइल हो जाएं तो केवल इस आधार पर जमानत के लाभ को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि कुछ गवाह एब्सकॉन्ड हो जाए ट्रायल से, कुछ अन्य एक्यूज एब्सकॉन्ड हो जाएं ट्रायल से, तो इस आधार पर भी एक अभियुक्त को जमानत का जो लाभ दिया गया है अन्य अभियुक्तों के एब्सकॉन्ड होने से रद्द नहीं किया जा सकता। और यदि केवल मात्र झूठा इल्जाम लगा दिया जाए प्रार्थना पत्र में कि अभियुक्त जो है जमानत के लाभ का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो केवल इल्जाम लगा देने के आधार पर भी जमानत का लाभ जो दिया गया है वो रद्द नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बेल को कैंसिल किस प्रकार किया जा सकता है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।